लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायो मोलिक्यूल्स। देखो सिंपल, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है। तो अपन लोग इसमें बेसिकली यही पढ़ने वाले कि किन अलग अलग या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस किस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देखो सिंपली आप लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है, बेसिकली अपन लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो अलग अलग तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, ठीक है। बेसिकली मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक ऑर्गेनिक पार्ट में, एक इनऑर्गेनिक पार्ट में, ठीक है। अगर अपन लोग ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक्स में या इन जनरल जो होता है ऑर्गेनिक में, सबको पता है कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स बोले तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में शॉर्टली लिख लो कार्ब्स। सेकेंड नंबर पे होगा उसका फैट, या फिर इसी को बोलते हैं अपन लोग लिपिड, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा प्रोटीन, ठीक है। मेनली ये तीन आपको ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उसमें कैल्शियम वगैरह के सॉल्ट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन लोग ह्यूमन का एग्जांपल लें तो सबको पता है कि कैल्शियम वगैरह मेनली सॉल्ट्स वगैरह में, बोन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं बोन में मेजरली कैल्शियम वगैरह होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे आयन जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, एक्स वाई जेड बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते, बहुत सारे आयन्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सबके सब इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। तब ऐसे बहुत सारी साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रोसेसेस या अलग अलग टेक्निक्स अपनाई हैं जिससे कि इनऑर्गेनिक मैटर का पता लगा जाए और ऑर्गेनिक मैटर का उसमें से पता लग जाएगा कि कौन कौन से मैटर्स होते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, साइंटिस्ट ने। बेसिकली उसने किया क्या था, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया था उसने। उसने लिया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, CCl3COOH, ठीक है, CCl3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह होता है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने एक लिविंग मटेरियल लिया, ठीक है, सपोज करते कोई भी एक लिविंग मैटर उसने लिया, एक्स वाई जेड जो भी उसने लिविंग मेटल लिया, उसने एक लिविंग मेटल लिया। अब उसको ये पता लगाना कि इसमें क्या ऑर्गेनिक था और कितना पार्ट इसका इनऑर्गेनिक था। तो उसने क्या किया, उस लिविंग मटेरियल को इसके अंदर डिजोल्व किया, किसके अंदर, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर डिजोल्व किया, ठीक है। पूरी तरीके से डिजोल्व होने के बाद में उसको एक चीज क्लॉथ या फिर एक कॉटन क्लॉथ से उसको अलग किया, ठीक है। तो उसमें दो पार्ट आया, ठीक है। एक वो पार्ट जो कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजोल्व हो गया होगा और इस चीज क्लॉथ, इस जो क्लॉथ होगा उससे निकल जाएगा, वहाँ फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। जो फिल्टर आउट हो जाता है, जो फिल्ट्रेट रहता है इसमें, बेसिकली जो फिल्टर आउट हो जाता है या जो फिल्ट्रेट रहता है, ठीक है, फिल्टर आउट या फिल्ट्रेट को बोल सकते हैं, फिल्टर आउट। जो फिल्ट्रेट रहेगा वो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा, और जो रेमिनेंट रह जाएगा, ठीक है, जो भी रेमिनेंट बचा हुआ जो कि फिल्टर नहीं हो पा रहा है वो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है, कोई भी लिविंग मैटर के अंदर। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग अलग से पूरी केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली जो कार्बन केमिस्ट्री होती है, ठीक है, आपकी, यानी हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है मेनली उसको अपन लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यही होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए थे कि कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या बेसिकली कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है। बहुत सी जगह उसको अर्थ के क्रस्ट से कंपेयर किया हुआ है कि उसमें कैसे ऑक्सीजन वगैरह कार्बन होता है। तो मेनली अपने को पता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है यानी आपके कार्ब्स, फैट्स और लिपिड्स, वो उसमें मेनली तीन चीज़ें होगी, ठीक है। एक होगा कार्बन, एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा ऑक्सीजन, ठीक है।
तो इसको भी मेज़र आउट करने के लिए, या फिर इसमें से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको मेज़र आउट करने के लिए एक और तरीका अपनाया था। क्या किया कि किसी भी लिविंग मैटर को अगर अपन लोग बर्न आउट करते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग मैटर को अपन लोग अगर बर्न आउट कर रहे हैं, किसी भी लिविंग मैटर को अगर अपन लोग बर्न आउट कर रहे हैं, तो बेसिकली उसका जो मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है, मेनली उसमें से जो CHO हो जाएगा, तो C वगैरह CO2 के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा और H2O के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा मोस्ट ऑफ द लिविंग मैटर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिविंग मैटर उसी फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा। तो बचेगा जो सिर्फ जितना भी मैटर बचेगा, ठीक है, वो आपके कैल्शियम वगैरह के सोल्ट्स वगैरह और ये सब बचेंगे, तो आपके जितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो बच जाएगा। तो अगर लिविंग मैटर को बर्न आउट करेंगे तो ये और जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर होगा वो बच जाएगा, वो रेमेनेंट रहेगा, ठीक है, उसी को अपन लोग बोलेंगे ऐश, ठीक है। आप लोग देखते हो किसी को भी जलाते हो और जो बची हुई ऐश है उसमें बेसिकली इनऑर्गेनिक मैटर होता है आपका, ऑर्गेनिक मैटर पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाता है CO2 और H2O के फॉर्म में, ठीक है। आया कंसेप्ट इतना समझ में? सिंपल अलग अलग एक्सपेरिमेंट से उसके कंपोजिशन को देखने के लिए, किसी भी लिविंग मैटर को कंपोजिशन को देखने के लिए, ठीक है। अब अपन लोग डिटेल में कार्ब्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपन लोग पहले एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अवर बायोस्फीयर। ऑब्वियसली बात है, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं अपने को अपने बायोस्फीयर में। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन अवर माइंड इज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ द सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर दिखने में अलग है तो क्या वो सेम मटेरियल से मिलकर बने? तो हाँ, मोस्ट ऑफ दी जो मटेरियल होंगे वो तो सेम ही होने वाले हैं। तो यू हैव लर्नड इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or microbial paste, we obtain a list of elemental elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and this respective content per unit mass of the living tissue, ठीक है। तो अपने को अलग अलग उसमें कंपोजिशन मिल सकता है। If the same analysis is performed on a piece of a paper of the earth's crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list. What are the difference between the two lists? ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या बेसिकली? In the absolute terms, no such differences could be made out. All the elements present in a sample of Earth's crust are also present in the sample of a living tissue. However, a closer examination reveals that relative abundance of the carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in the Earth's crust. Obviously बात है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन का वो अमाउंट एज कम्पेयर टू अगर अर्थ क्रस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा ही निकलने वाला है, ठीक है। सिंपल इतना कंसेप्ट अपने को समझ में आता है। अब अगला है कि कैसे अपन लोगों ने एनालिसिस किया केमिकल कंपोजिशन को, ठीक है। किसी भी लिविंग मैटर को, चाहे वो प्लांट का चाहे वो टिश्यू का, XYZ किसी का भी हो, अगर वो लिविंग मैटर है, एट द एंड अपने को उससे मैटर करता है कि वो उसके अंदर क्या उसका कंपोजिशन होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। मेनली 2 एक्सपेरिमेंट अपन लोग याद रखते हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी में भी वो उन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिक बेसिकली वही कार्ब्स, फैट्स और आपके प्रोटीन्स होंगे। How does one go about finding the answer? To get an answer, one is to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, चाहे वो वेजिटेबल हो, पीस ऑफ लीवर हो, एटसेट्रा, कोई भी लिविंग मैटर अपन लोगों ने लिया सपोज करते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट का चाहे एनिमल का, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। एंड ग्राइंड इट इन अ ट्राइक्लोरो, ठीक है, उसको ग्राइंड करते हैं इन अ ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CCl3COOH सबको पता है। यूजिंग अ मोर्टार और पेस्टल, ठीक है, बेसिकली एक मोर्टार या पेस्टल वगैरह, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बेसिकली मूसली, ठीक है। तो उससे उन्होंने उसका इस्तेमाल करके उसका पेस्ट वगैरह उसको बेसिकली उससे में मिक्स किया, ठीक है, उसमें ग्राइंड किया। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, ठीक है, अपने को एक थिक स्लरी मिलती है, ऑब्वियसली बात है। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन, वी ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर अपन लोग इसको चीज क्लॉथ से पास करते हैं तो 2 चीजें मिलेगी, एक वो चीज जो फिल्टर आउट हो जाती है और एक वो चीज जो फिल्टर नहीं हो रही, ठीक है। सपोज करते हैं कि अपन लोगों ने चाय बनाई, उसमें चाय पत्ती डाली, ठीक है, उसको अगर अपन लोग ने चाय को अगर फिल्टर किया है, ठीक है, चाय उसको किसी भी छन्नी से अपन लोगों ने अलग किया है, तो बेसिकली चाय पत्ती वाला जो पोर्शन है वो अलग रह जाएगा और जो चाय वाला पोर्शन है वो अलग निकल जाएगा। सिंपल। तो अपने को ये समझ में आएगा कि उस चाय वाले पोर्शन में क्या चीज़ें गई है और चाय पत्ती में क्या रह गया है, ठीक है। तो अपन लोग बेसिकली वैसे उसका कंपोजिशन कर रहे हैं कि चाय में शुगर डिजोल्व होकर उसमें निकल जाएगी, बाकी जो बचा हुआ चाय पत्ती वाला पोर्शन है वो फिल्ट्रेट बेसिकली रेमिनेंट के फॉर्म में रह जाएगा। सिंपल। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, and the second is called the retentate or the acid insoluble fraction,
ठीक है, एक एसिड सोल्यूबल हुआ, एक एसिड इनसोल्यूबल हुआ। द साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सोल्यूबल पूल। अब एसिड सोल्यूबल पूल में बहुत सारे मिल गए। इन द हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। It will suffice to say here that one extracts the compounds, then subjects the extract to various separations techniques till one has separated a compound from all the other compounds। Obviously बात है कि देखो जितने भी एसिड सोल्यूबल वगैरह होंगे उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स वगैरह मिले, अब एक एक को सेपरेट करना भी पॉसिबल रहा नहीं जाता है। ठीक है, तो अपन लोगों ने मेजरली उसको किस किस चीज़ों में देखा है। इन दी अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपाउंड। All the carbon compounds that we get from the living tissues can be called as a biomolecules। ठीक है, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अपन लोग बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। However, living organisms have also got inorganic elements। ठीक है, तो लिविंग में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, इन कंपाउंड्स इन देम। ऑब्वियसली बात है, हाउ डू वी नो दिस? अब अपने को ये कैसे पता चला कि लिविंग में ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं? पहली बात, ठीक है, अगर किसी भी अपन लोगों ने लिविंग को बेसिकली जो प्रीवियस स्टडीज जो होती थी उसमें ही माना जाता था कि लिविंग मतलब ऑर्गेनिक। ठीक है, कोई भी लिविंग मतलब ऑर्गेनिक। अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर निकला है तो वो लिविंग से निकला होगा, बात सही है। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसका लिविंग से रिलेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब ये भी हो सकता है कि उस लिविंग के अंदर इनऑर्गेनिक पोर्शन भी हो। तब अपन लोगों ने इनऑर्गेनिक पोर्शन कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट किया, तो वो एश वाला जो एक्सपेरिमेंट होता वैसे क्या था, स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। वन वेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यूज। ठीक है, एक ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यूज लिया, फिर से कुछ भी ले सकते हैं, लीफ, लीवर, दिस इज कॉल्ड एज अ वेट। ठीक है, इसी को अपन लोग बोलते हैं वेट। ठीक है, यहाँ पर एक कंसेप्ट है, ध्यान रखना। बेसिकली कोई भी लिविंग मैटर का अगर अपन लोग वेट करते हैं तो उसको बोलेंगे अपन लोग वेट, यानी गीला वाला वेट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर अभी ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। जब अपन लोग इसको बर्न आउट कर देंगे तो अपने को मिलेगा सिर्फ एश। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो इवापोरेट हो जाएगा CO2 H2O के फॉर्म में। मैंने बताया था कुछ ही जो पोर्शन रह जाएगा वो एश के फॉर्म में रह जाता है, जिसको अपन लोग बोलेंगे ड्राई वेट। ठीक है, ये हो जाएगा ड्राई वेट। तो वेट और ड्राई वेट, ध्यान रखना यहाँ पर, इसने बोला वेट। ठीक है, ड्राइड। ऑल द वाटर इवापोरेट्स, जितना भी वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, सिंपल। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। ठीक है, जितना भी रिमेनिंग मटेरियल होगा उसको ड्राई वेट बोल देंगे अपन लोग। नाउ इफ दिस टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू द गैसियस फॉर्म। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो गैसियस फॉर्म में यानी CO2 में, वाटर वेपर में इवापोरेट हो जाएंगे, सिंपल बात, एंड आर रिमूव्ड। व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एज एश। जो भी रिमेनिंग रहेगा उसको बोलेंगे अपन लोग एश या ड्राई वेट। दिस एश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ठीक है, इसमें जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर होंगे वो सबके सब इसमें रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा किसी भी गैसियस फॉर्म में इवापोरेट नहीं होते इनऑर्गेनिक मैटर, आपके सबको पता है। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट्स एटसेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ जैसे सल्फेट और फॉस्फेट्स वगैरह वो भी आपको एसिड सोल्यूबल पूल में मिल सकते हैं। ठीक है, अपन लोगों ने जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर, ठीक है, यानी जो फिल्टर आउट हुए थे, फिल्ट्रेट में अपने को फॉस्फेट्स और सल्फेट्स भी मिल सकते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एटसेट्रा, while analysis for the compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in the living tissues. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehydes, ketone, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify them into the amino acids, nucleotide bases, fatty acids, etc. ठीक है, तो केमिकल व्यू अपन लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले इतने ज़्यादा, अपन लोग बेसिकली अपन पढ़ेंगे उसका बायोलॉजिकल व्यू। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है। अब देखो एक टेबल बनी हुई है NCERT में, टेबल को बेसिकली कुछ नहीं किया हुआ है, क्या क्या जो कंपोजिशन होता है बेसिकली एक लिविंग मैटर के अंदर, उसको अर्थ के क्रस्ट से कंपेयर किया हुआ है, सिंपल, अर्थ के क्रस्ट से कंपेयर किया हुआ है। इसमें अपने को एक चीज़ समझ आती है कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में होती है ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे एबंडेंट अमाउंट में अर्थ के क्रस्ट में होती है ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी में भी एबंडेंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में अर्थ के जो ह्यूमन बॉडी उसमें 18.5% बेसिकली अपना कार्बन है। ठीक है,
उसके अलावा एक और जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो सिलिकॉन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सिलिका बॉडी के अंदर तो नहीं रहने वाला है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि सिलिका किसी भी लिविंग मैटर के अंदर तो रहता नहीं है, लेकिन अर्थ क्रस्ट पे तो होगा। ठीक है, जितनी भी आपकी जो रेत होती है सिलिका बेसिकली वो रहेगा। उसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह तो बॉडी के अंदर रहता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबको पता, सारा कंपोजिशन होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके अलावा कुछ और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स भी है, जैसे कि सोडियम एन ए पॉजिटिव के फॉर्म में, पोटेशियम के पॉजिटिव, कैल्शियम सी ए प्लस प्लस, एम जी प्लस प्लस, H2O वाटर, और कुछ कंपाउंड्स होंगे जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरह के कंपोजिशन है। सिंपल ध्यान रखना कि दो तरह का अपन लोगों ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया, एक ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड वाला और एक अपन ने जो बर्नआउट किया हुआ उसको कंप्लीटली वो वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो बर्नआउट किया उसमें अपन लोगों ने इनसोल्यूबल मैटर, सॉरी जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसके लिए किया हुआ था। और जो पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, बेसिकली उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट आउट करने के लिए किया था। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, ध्यान रखना कि जो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट रहता है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल के अलावा फॉस्फेट्स और सल्फेट्स भी होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स भी होते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन लोग जो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो अपन लोग, मैं इसको यहाँ पर डिटेल में कर दे रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बायोलॉजी वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, बेसिकली उसमें उतना ज़्यादा डिटेल पोर्शन नहीं दिया हुआ है तीनों का, चाहे प्रोटीन, चाहे फैट हो, चाहे आपके कार्ब्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो केमिस्ट्री वाली बुक दी हुई एनसीईआरटी की उसमें डिटेल में दिया, तो वो वाला पोर्शन आप लोग एक बार कंसिडर करिएगा। मैं जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो देखो होता क्या कार्बोहाइड्रेट्स में, देखो इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स को सब लोगों ने समझा था क्या, कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इनिशियली सबको ही लगा था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया था कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपली मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग इनिशियली सबको ऐसा लगा था, तो उसका नाम ऐसे दिया, बाद में उसको चेंज नहीं किया वर्ड को। तो इनिशियली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब ये था कि सबको ये लग रहा था कि ये इसका जो जनरल फॉर्मूला रहेगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट का वो CxH2O हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो अपने को उसका फॉर्मूला पता है C6H12O6। तो अगर C6 है, C6 है, ठीक है, यहाँ पर x इज 6 और n इज 6, तो H हो जाएंगे 12। ठीक है, इस टाइप से दिया। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इस फॉर्मूला में पुट हो रहे हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, जैसे कि एसिटिक एसिड उनमें से एक है, और बहुत से कुछ ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन इस फॉर्मूला में पुट नहीं हो रहे हैं। तो बाद में ये वाली जो डेफिनेशन थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स का जो रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, और अल्टीमेटली मिनिमम कोई एक या मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा जो अल्डिहाइड होगा और एक या फिर कीटोन होगा। ठीक है, या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है उनको अपन लोग बोलते हैं अल्डोज। ठीक है, ऐसे को जिनके इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको अल्डोज बोलते हैं, और ऐसे को जिसमें कीटोन उसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको कीटोस बोलते हैं। ठीक है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि एल्डोज शुगर होती है, कीटोस शुगर होती है। तो उसका मतलब क्या होता है, ये सिंपल होता है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटोस। सिंपल। अपन लोग आगे मूव करते हैं। बेसिकली आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबको पता है, उसके एग्जांपल आपको सबको पता है, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह ऐसा एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, सिंपली ये शुगर्स होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातचीत करें तो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसीलिए इनको शुगर भी बोला जाता है। अब सबके सब जरूरी नहीं कि सबके सब स्वीट इन टेस्ट होंगे। ठीक है, अगर इनका क्लासिफिकेशन करें अपन लोग तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगो सेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस
कि किसी भी कार्बन का हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो किसमें कितने यूनिट्स में बेसिकली ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, कितने यूनिट्स में ब्रेकडाउन होगा। अगर सपोज करते हो वो किसी एक यूनिट में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, एक छोटा कार्बोहाइड्रेट जो कि किसी में भी जिसका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, फर्दर किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, वो मोनोसेक्राइड्स में आएगा, ठीक है, एक सिंगल यूनिट से मिलकर बना होगा, सिंगल यूनिट होगी इसमें, ठीक है, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ओलिगोसेक्राइड्स में उनको रखा गया जिसमें 2 से 10 यूनिट्स मिलेगी। अगर उनका हाइड्रोलिसिस किया, मतलब वाटर की प्रेजेंस में अगर उनका ब्रेकडाउन अपन करते हैं तो वो 2 से 10 यूनिट्स के बीच में टूटेगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे नाम दे दिया है डाइसेक्राइड्स। अगर 2 यूनिट्स में ब्रेकडाउन होता तो डाइसेक्राइड्स, वैसे ही ट्राई, टेट्रा, पेंटा, आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। ओवरऑल अपन लोग इसको ओलिगोसेक्राइड्स बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में अपन लोग डाइसेक्राइड्स के पढ़ेंगे इसमें आगे जाके, ठीक है। और एट द एंड अगर मोर देन 10 यूनिट्स में उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, अगर मोर देन 10 यूनिट्स में अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसको अपन लोगों ने पॉलीसेक्राइड्स नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पॉलीसेक्राइड को भी डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि 2 तरह के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड और एक होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। देखो, होमो मतलब एक जैसा, ठीक है, सिंपल। हेट्रो मतलब अलग अलग। तो अगर कोई एक सिंगल टाइप की यूनिट से मिलकर बना है तो वो होमोपॉलीसेक्राइड। सपोज करो एक कोई पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, एक कोई पॉलीसेक्राइड है जिसका नाम अपन लेट से सपोज करते ए, उसका नाम है, ठीक है, वो 2 यूनिट से मिलकर बना है, एक रमेश, एक सुरेश, सॉरी, एक रमेश, ठीक है। कोई एक परिवार है, उसमें एक जैसे सारे के सारे ट्विन्स हैं, सबके सब एक जैसे दिख रहे हैं, सबके सब एक जैसे दिख रहे हैं। ब्रेकडाउन वो होंगे एक से ज़्यादा यूनिट्स में, वो एक अलग सीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसमें सबके सब एक जैसे होता है, ठीक है। सपोज करो सबके सब रमेश से मिलकर बने, एक परिवार में सबका नाम रमेश है, वो होमोपॉलीसेक्राइड। और एक कोई परिवार है, उसमें मिक्सचर है, उसमें रमेश भी है, उसमें सुरेश भी है, उसमें मुकेश भी है, ठीक है। सपोज करो वैसे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके के यूनिट्स हो सकती है, मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स हो सकती है, ठीक है। अगर सबके सब एक जैसे मिलकर बनी, अगर सबके सब ग्लूकोज से मिलकर बनी, सबके सब फ्रक्टोज से मिलकर बनी है तो वो होमोपॉलीसेक्राइड। अगर कोई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज वगैरह इन सबका मिक्सचर अगर मिलकर बनता है तो वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड। सिंपल। अपन लोग आगे जाके इसमें डिटेल में बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स की। सबसे पहले मैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में पकड़ते हैं अपन लोग, मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं अपन लोग कि मोनोसेक्राइड्स क्या क्या होते हैं। देखो, आपके मोनोसेक्राइड्स का सिंपल मीनिंग अपने को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उनका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। अब ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है तो ये कितने कार्बन से मिलकर बनी है, ठीक है। हो सकता है ये 3 कार्बन से मिलकर बनाओ, हो सकता है ये मोनोसेक्राइड 4 कार्बन से मिलकर बनाओ, हो सकता है 5 से, हो सकता है 6 से, हो सकता है 7 से, ठीक है। ऐसे कितने भी कार्बन यूनिट से मिलकर बन सकता है, जनरली 7-8 तक जाता है, ठीक है। अपन लोग बात करते हैं जो 3 कार्बन से मिलकर बना है वो ट्रायोज, जो 4 से बना है वो टेट्रोज, जो 5 से बना है वो पेंटोज, जो 6 से बना है वो हेक्सोज, ठीक है। ऐसे हेप्टोज, ऐसे ऑक्टोज वगैरह ऐसे टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। आगे कंटिन्यूसली गिनती चलती रहेगी, ठीक है। पेंटोज का आपको अच्छे से एग्जाम्पल पता होगा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। दोनों कहाँ पर पढ़ी आपने, न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। एक डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के अंदर राइबोज, 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है बेसिकली 5 कार्बन। मैं यहाँ पे कार्बन लिख देता हूँ कि अगर इतने कार्बन हो, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने भी हो सकते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन कार्बन यूनिट के हिसाब से अपन लोगों ने उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोज में आपको पता होगा, अपन लोग मेनली जिसके बारे में पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। फर्दर अपन लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल। एक बात जो यहाँ पर ध्यान रखना अपने को है, वो क्या है, सब की सब मोनोसेक्राइड्स
रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। जैसे बेसिकली अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। वैसे ये भी एक क्लासिफिकेशन हुआ रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे, या अपन ने एल्डोज और कीटोज के बेसिस पे दिया है। एक जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड वाला है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इसको अलग से दिया हुआ, तो अपन लोग पढ़ लेते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है। देखो, हर वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, वो रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। हर वो जो फेलिंग सॉल्यूशन है फिर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, वो रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, इन जनरल क्या होता है कि सबके सब मोनोसेक्राइड्स, पूरी की पूरी मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो पूरी की पूरी मोनोसेक्राइड्स अपन लोग रिड्यूसिंग शुगर ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ डाइसेक्राइड्स होते हैं जैसे लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। लैक्टोज और माल्टोज ये भी रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आती है, ठीक है। दोनों डाइसेक्राइड्स हैं, मतलब क्या कि 2 यूनिट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ग्लूकोज और फर्दर जिससे भी मिलकर बनी, अपन लोग आगे बात करेंगे डाइसेक्राइड्स में, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, सेम इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ शुरू में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बार बार अपन लोग इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप लोग उसको शुरू में ध्यान रखना तो बहुत अच्छा रहेगा, याद रखने में भी आपको आसानी रहेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, अल्डोज कीटोज, अल्डोज कीटोज के बारे में भी अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग सेम इसका अपोजिट है, मतलब क्या, वो रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। नो रिडक्शन, नो रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, इन दोनों का वो बेसिकली रिडक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। उनको रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। सारी की सारी पॉलीसेक्राइड्स आपका जनरली नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो सुक्रोज है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मोनोसेक्राइड्स सारी की सारी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, कुछ भी हो, पूरा का पूरा वो, चाहे वो ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड होना चाहिए तो वो रिड्यूसिंग होगा ही, ठीक है। और डाइसेक्राइड में, यानी कि डाइसेक्राइड किसके अंदर आते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब 2 से 10 यूनिट, ठीक है। ओलिगो मतलब फ्यू, ओलिगो मतलब फ्यू होता है, मोनो मतलब सिंगल, और पोली यानी बहुत सारे, ठीक है। तो फ्यू में 2 से 10 यूनिट्स हो सकती है, जिसमें डाइसेक्राइड्स अपन लोगों ने पढ़ा है। डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल अपन लोगों ने नहीं पढ़े थे, तो डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल ध्यान रखना। 3 डाइसेक्राइड्स जो बेसिकली एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है सुक्रोज, लैक्टोज, जिसका स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो याद रखना अपने को, और माल्टोज, ठीक है। 3 डाइसेक्राइड्स, और अपने को ध्यान भी सिर्फ इनका ही रखना है। तो इसमें से जो लैक्टोज और माल्टोज है वो रिड्यूसिंग में आती है, और जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग में आती है, ठीक है। सिंपल, जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग में आता है। सिंपल, इतना समझ में आया। अपन लोग आगे चलते इसके। मैंने पढ़ा था आपको, एक होती अल्डोज शुगर, एक होती कीटोज शुगर, ठीक है। एक होती अल्डोज शुगर, एक होती कीटोज शुगर, ठीक है। सिंपल, ध्यान रखना एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है, ग्लूकोज एक अल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अल्डोज और कीटोज का, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा वो अल्डोज, जिसमें कीटोन ग्रुप होगा वो कीटोज। सिंपल, तो ग्लूकोज जो आपकी अल्डिहाइड ग्रुप है और जो फ्रक्टोज है वो आपका कीटोज ग्रुप है। बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन अल्डोज है कौन कीटोज है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना। अपन लोग आगे चलते हैं इसके ओर, किसके आगे क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में, अपन लोग पढ़ते हैं बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कैसे इसका क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो, इसको ऑब्टेन जो किया है वो क्या है, सुक्रोज से। सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज क्या बेसिकली एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। सुक्रोज किससे मिलके बनी है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनी है, ठीक है।
और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में आइसोमर है। आइसोमर का मतलब क्या, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सॉरी दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है, वो आइसोमर्स हुए। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो, बेसिकली डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसका ब्रेकडाउन करवाते हो, ठीक है, प्लस H2O रहेगा, तो ये बेसिकली C6H12O6 के फॉर्म में ब्रेक हो जाती है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, ठीक है, उस फॉर्म में ब्रेकडाउन इसका हो जाता है। सुक्रोज को इसीलिए सुक्रोज बेसिकली कहाँ से निकली थी, सुक्रोज को शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया था, तो उसका नाम केन शुगर भी है, ठीक है। जनरली ध्यान रखना कि केन शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में। अपन लोग यहाँ पर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं किसकी, मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स में भी किसकी, ग्लूकोज की, ध्यान रखना, ठीक है। अपन लोग ग्लूकोज की रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अपन लोग अगर आगे चलते थोड़ा सा, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या होगी कि ग्लूकोज की रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला अपने को पता चल गया, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज की जो अगली रिएक्शन थी, ठीक है, ग्लूकोज की जो अगली रिएक्शन थी वो थी हाइड्रोक्सिल अमीन से, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन से इसकी रिएक्शन थी। जब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता था तो बनाता था ऑक्सिम का सिंथेसिस कर लेता था, ठीक है। बेसिकली जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो ये CHO ग्रुप होता है, सॉरी ये एक CHO ग्रुप होता है, देन CHOH ग्रुप होते हैं 4, देन CH2OH होता है, ठीक है। अपन लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अल्डोज शुगर है ग्लूकोज, तो वो उसमें CHO ग्रुप हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको अल्डोज शुगर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप हो गया, ठीक है। जब इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से इसकी रिएक्शन करवाते थे तो ये बना लेता था ऑक्सिम, ठीक है, जो CH होता था वो बना लेगा ऑक्सिम, ठीक है, सिंपल। इसकी रिएक्शन से इसकी रिएक्शन, ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूँ। C6H12O6, जब इसकी रिएक्शन HCN से हुई तो बना रहा है साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ये ऑक्सिम है। जब HCN से इसकी रिएक्शन हुई तो बना रहा है साइनोहाइड्रिन, CHOH की पावर 4, देन CH2OH, ठीक है, ये बना लेगा साइनोहाइड्रिन। सिर्फ ध्यान रखना रिएक्शंस कौन कौन सी कैसी कैसी हो रही है इसकी, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट समझ में। इतना अपन लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहली रिएक्शन सुक्रोज, सुक्रोज मतलब केन शुगर, जब उसको डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस जब करवाते तो बेसिकली उसका ब्रेकडाउन हो जाता ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा एक रिएक्शंस अपन ने पढ़ी है, कौन सी, जब उसकी हाइड्रोक्सिल अमीन से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH है, NH4OH नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, गलती मत करना, हाइड्रोक्सिल अमीन है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। NH4OH होता है, ये NH2OH है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन से जब रिएक्शन होती है तो बनाता क्या, उसका ऑक्सिम बना लेता है, ठीक है। बेसिकली ये जो रिएक्शन हो रही है इसका पीछे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल, ठीक है। ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये CHO ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए हाइड्रोक्सिल अमीन वगैरह से रिएक्शन करवा रहे हैं, HCN से रिएक्शन करवा रहे ताकि ये पता चल जाए कि अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। फिर एल्कोहलिक ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए रिएक्शंस अलग होगी। फिर कार्बन उसमें प्रेजेंट, कितने अमाउंट ऑफ कार्बन ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए अलग अलग रिएक्शन हो रही है। तो बेसिकली अपन लोग वो कंफर्म कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब बेसिकली आप लोग आंखों से देख के नहीं बता सकते हो कि इसमें 6 कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसके लिए रिएक्शन अपन परफॉर्म करते हैं और कंफर्म करते हैं कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप है और कितने अमाउंट ऑफ कार्बन है, वैसे उसका कंफर्मेशन होता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझना। तो ये रिएक्शन होगी CHO के लिए, ये रिएक्शन होगी CHO के लिए,
नंबर ऑफ कार्बन के लिए C6H12O6 के लिए अपन ने इसकी HI से रिएक्शन करवाई तो बना लिया इसने N हेक्सेन, ठीक है, क्योंकि 6, ठीक है, 6 नंबर ऑफ 6 कार्बन अमाउंट से इसमें, ठीक है, 6 कार्बन थे तो उसने बनाया N हेक्सेन, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन उसने सिंथेसिस कर लिया, सिंपल। इसमें CHO ग्रुप है, तो इससे एक और चीज़ समझ आती है कि जब माइल्ड कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर से जब इसकी रिएक्शन होती है जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। इसका नाम क्या है? ग्लूक्रोनिक एसिड, ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लूक्रोनिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में? सच एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो डायरेक्टली आप लोग रिएक्शन ध्यान रखना, किसका किसके पीछे बेसिस क्या रिएक्शन करवाने का, सिर्फ वो ध्यान रख लेना तो और अच्छी बात है। 6 के बाद में 6 नंबर 6, अगर इसी कोई कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज CHOH 4 देन CH2OH, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जैसे HNO3 वगैरह से अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों ठीक है, ये वाला OH और ये CHO यानी अल्डिहाइड और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन लोग यहाँ पर सैकरिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड जब एक OH सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप वो होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो आपका ग्लूकोनिक एसिड, और जब दोनों होगा तो सैकरिक एसिड। सॉरी, जब इसी को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे अपन, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो जो एसिड ग्रुप होगा वो जाके अटैच हो जाएगा ठीक है, तो आपका एसिड ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है, इस सच एनसीईआरटी की ध्यान रखना। सिंपल है, हर एक जो ग्रुप वगैरह हुआ उसको कंफर्म करने के लिए क्या है, ठीक है, सुक्रोज को ब्रेक डाउन किया तो हाइड्रोलिसिस किससे मिलकर सुक्रोज बना, ठीक है, ग्लूकोज, उससे पता चला 6 कार्बन के लिए अपन लोगों ने HI से उसकी रिएक्शन करवाई तो नॉर्मल हेक्सेन हुआ, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप के लिए अपन लोगों ने हाइड्रोक्सिलेमिन और HCN से उसकी रिएक्शन करवाई तो ऑक्सीम और साइनोहाइड्रिन मिलकर बना है, ठीक है। एक CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए कि वो ये, तो उसके लिए फर्दर उसकी रिएक्शन करवाई कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। जब दोनों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाई उसकी, तो वो सैकरिक एसिड में, नीचे वाला CH2OH और CHO ग्रुप दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो गए तो वो सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई तो फर्दर ये कंपाउंड का सिंथेसिस हो गया, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस होती है, ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ सिंपली ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं, इतना समझ में। यहाँ पर एक होता है अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, CHO, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है एक, लास्ट वाला CH2OH है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड में लगाना है एक्सेप्ट एट द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड होगा
उसमें लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी सब में राइट साइड में रहेगा OH ग्रुप। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों में कि जो OH ग्रुप होगा वो थर्ड वाला जो होगा वो राइट साइड पे होगा, बाकी सारे के सारे लेफ्ट साइड पे होंगे। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में। ये नंबर 1, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब एक चीज़ आपको एक और पता होगी कि अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, पता होगा आपको ये CH2OH। ठीक है, ये OH, ये OH इधर वाला, ये OH, ये दोनों OH, इस साइड H, इस साइड H, इस साइड H, और ये CHO ग्रुप। ठीक है, बनाने के अलग अलग तरीके, रिप्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना सिर्फ ऐसे। तो दो चीज़ें होती है, देखो क्या होता है, आप लोग जब ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ रहे होगे या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो उसमें दो आपने एक चीज़ें पढ़ी होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, जिसको स्मॉल d और स्मॉल l से डिनोट करते हैं, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं। आज इतना कंसेप्ट समझे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी बोला है मैंने, कैपिटल डी नहीं बोला है। ठीक है, तो एक को पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर स्मॉल डी और कैपिटल स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो, और एक हो गया लीवो रोटेटरी। ठीक है, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट कर रहा होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब पोलराइज लाइट को बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवा रहा होगा तो आपका लीवो रोटेटरी। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में। उसके बाद में एक और कन्फिग्रेशन होता है कि बेसिकली ग्लिसरल डिहाइड के हिसाब से इन्होंने वो दिया हुआ, ग्लिसरल डिहाइड के हिसाब से, मतलब CHO देन OH और H। बेसिकली ग्लिसरल डिहाइड के दो कन्फिग्रेशन होते हैं। ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है CH2OH वाला। ठीक है, तो इसके दो कन्फिग्रेशन होते हैं। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका वो हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यही हुआ 3 कार्बन वाला। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप रहेगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आता है। तो जब आपका लास्ट कोई जो लास्ट ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ये वाले के अकॉर्डिंग, मतलब ग्लिसरल डिहाइड के दो बेसिकली आइसोमर्स है, तो अगर जिसका राइट साइड पे होगा तो उसको डी कन्फिग्रेशन बोलते हैं। बोलो कैपिटल डी, ध्यान रखना कैपिटल डी। और जब ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो उसको कैपिटल L कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे। ये आपको बहुत सौ को पता भी होगी बातें। ठीक है, डी कन्फिग्रेशन और L कन्फिग्रेशन। डी कन्फिग्रेशन और L कन्फिग्रेशन, इतना कंसेप्ट समझ में। तो एक बात ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ दी जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो नेचर में प्रेजेंट होता है उनका कन्फिग्रेशन डी ही होता है, और अपन लोग जितने भी पढ़ रहे हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह सबका कन्फिग्रेशन डी ही है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो समझ में आया कि डी कन्फिग्रेशन वाले अपने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पॉजिटिव मतलब या फिर स्मॉल डी मतलब। ठीक है, स्मॉल डी या फिर पॉजिटिव का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और आपका जो सुक्रोज है वो डाइसेक्राइड है। जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज है, वो आपका एक मोनोसेक्राइड है और एक डाइसेक्राइड है। ठीक है, इतना करते तो समझ में। इसीलिए जो आपका ग्लूकोज होता है उसको डेक्स्ट्रो शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो शुगर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और नेगेटिव और स्मॉल एल को बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज।
ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। ठीक है, अब देखो, अब कंसेप्ट सुनना, ध्यान से सुनना। सुक्रोज, जब सिर्फ सुक्रोज रहेगा, ठीक है, जब सुक्रोज रहेगा तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, लेकिन जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर में। अगर सपोज करो एक जार है जिसमें सुक्रोज है, ठीक है, आपने वाटर डाला, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो उसमें ग्लूकोज भी हो जाए, ग्लूकोज में सुक्रोज का बेसिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो पॉजिटिव होता है और जो सक्रोज होता है नेगेटिव होता है, मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, अब सुक्रोज जो था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से, वो लीवो रोटेटरी होता है। कैसा होता है? लीवो रोटेटरी। इसीलिए जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली लीवो रोटेटरी होता है, लेकिन सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसीलिए इनके मिक्सचर को अपन लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। क्यों? क्योंकि आपका रोटेशन का इन्वर्जन हो गया। ठीक है, रोटेशन डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया, तो वो आपका हो जाएगा इन्वर्ट शुगर। ठीक है, यही रीजन होता है कि इन्वर्ट शुगर उसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, आया इतना कंसेप्ट समझ में? ठीक है, ये बेसिकली कुछ कन्फिग्रेशन से रिलेटेड था, ध्यान रखना। कैपिटल डी कैपिटल एल का मतलब क्या होता है? वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्मूला से बेसिकली, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से जो रिजेंबलेंस खाता है, मतलब जो लास्ट वाला OH होगा, ठीक है, आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट वाला OH ग्रुप होगा, ठीक है, जो लास्ट वाला OH ग्रुप होगा, लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट बेसिकली, ठीक है, सेकेंड लास्ट वाला जो ऑप्टिकल, ऑब्वियसली बात है कि आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, वो वाला आपका होना चाहिए कायरल वाला। ठीक है, तो उससे अपने को ये समझ में आता है कि जो लास्ट वाला सेकेंड लास्ट वाला जो होगा, तो अगर वो राइट साइड हुआ तो कैपिटल डी और लेफ्ट साइड हुआ तो कैपिटल एल, उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपन लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है? अपने को एक चीज़ें समझ में आती है यहाँ पर कि ग्लूकोज का इन जनरल स्ट्रक्चर कैसा था। 6 कार्बन थे, मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहला कार्बन था अल्डिहाइडिक ग्रुप, CHO ग्रुप। सबसे लास्ट वाला कार्बन था CH2OH। उसके बाद में 1 2 3 थर्ड नंबर पे OH लेफ्ट साइड में, बाकी सारे के सारे OH राइट साइड पे। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ पे H होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं एनोमेरिज्म। ठीक है, जब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, कोई भी आइसोमेरिज्म जब रिंग स्ट्रक्चर बनाता है और किसी एक कार्बन पर, जो एनोमेरिक कार्बन पर कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग वो एक दूसरे के एनोमर है। ठीक है, एनोमेरिज्म भी एक तरह का आइसोमेरिज्म हुआ। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में। तो होता क्या है, ये 5 नंबर वाला इस अल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। कौन से 2 तरह के स्ट्रक्चर बनाता है? ये 2 तरह के जो स्ट्रक्चर बनाता है उसमें कार्बन तो 6 ही होंगे। ठीक है, 3 3 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 कार्बन दोनों में होंगे। उसमें एक और चीज़ें कॉमन होगी, ठीक है, लास्ट वाला CH2OH को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले CH2OH को कुछ नहीं हुआ है, एज सच है। जो पहला कार्बन है, ठीक है, बाकी सब पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ,
ठीक है। सेकेंड पे OH राइट साइड पे था, थर्ड पे OH लेफ्ट साइड पे था, बाकी दोनों पे राइट साइड पे था। ठीक है, आज ना कंसेप्ट समझ में। पहले वाले पे जो OH होता है या तो वो राइट साइड पे होगा या तो वो OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, थर्ड वाले पे हमेशा लेफ्ट पे होता है, फोर्थ वाले पे तो राइट पे होगा। ठीक है, आज तक कंसेप्ट समझ में। यहाँ तो जो फर्स्ट वाला पे रिएक्ट करके बेसिकली जो CHO ग्रुप था, ठीक है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होके और जो ऑक्सीजन के बीच में लिंक होगा। ठीक है, ये बेसिकली एनोमेरिक एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ओवरऑल कैसा बनेगा अपन लोग बात करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, मैं बना देता हूँ C1 C2 C3 C4 C5 और C6, C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक सिंगल कार्बन के अराउंड जो कन्फिग्रेशन सेम होगी रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में एक सिंगल कार्बन के अराउंड जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे अपन लोग एनोमेरिज्म। ठीक है, इससे अपने को ये समझ में आता है कि या तो ये OH अपोजिट साइड पे 1 और 2 में, या तो सेम साइड पे। ठीक है, पहचानने का तरीका ये रखना कि OH यहाँ तो लेफ्ट साइड पे पर राइट साइड में। तो जब दोनों साइड सेम हो जाएंगे, जब 1 और 2 दोनों साइड सेम हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अपन लोग अल्फा डी। तो था ही सही पहले से। ठीक है, तो डी ग्लूकोज की तो बात ही कर रहे थे अपन लोग। ठीक है, अपन लोग किसको पढ़ रहे थे, क्योंकि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स डी कन्फिग्रेशन शो करेंगे। ठीक है, डेक्सट्रोज होता कैसा है, सॉरी ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये भी समझ में आ रहा है अपने को, और इसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, तो इससे समझ में आएगा कि डी ग्लूकोज का तो अपन लोग पढ़ रहे हैं, डी पॉजिटिव ग्लूकोज का अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो डी कन्फिग्रेशन उसका पहले से था, अपने को पता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो कार्बन होगा, लास्ट कायरल कार्बन जो होगा उस पर जो OH था वो राइट साइड पे था, तो डी कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज अपने को ये भी पता है। अब दो कॉन्फ़िगरेशन, दो तरह के ग्लूकोज यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने उसको नाम फर्दर दिया है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ठीक है, एक को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, एक को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, आज तक समझ में। जिसमें OH सेम साइड पे होंगे वो अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें अपोजिट साइड पे होंगे वो बीटा डी ग्लूकोज। तो जो बीटा डी ग्लूकोज होता है कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वो स्टेरिक एंट्रेंस वगैरह वाला कंसेप्ट भी लग सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों OH ग्रुप दोनों सेम साइड पे है, तो कंपेरेटिवली अनस्टेबल होता है, वो बीटा डी ग्लूकोज कंपेरेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है, देखो एक कंपाउंड होता है पायरेन। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ कुछ ऐसा टाइप का अगर स्ट्रक्चर होता है। जो आपका ग्लूकोज होता है वो इसी स्ट्रक्चर से रिजेम्बलेंस करता है, कैसे भी मैं बताऊंगा। इसीलिए ग्लूकोज को पायरेनोज बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए अपन लोग लिखेंगे ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, पायरेनोज शुगर या फिर ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पायरेन नाम के ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिजेम्बलेंस करता है उसका स्ट्रक्चर, इसीलिए उसको नाम रख दिया ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, ग्लूको पायरेनोज। आज ना कंसेप्ट समझे। ग्लूकोज का बेसिकली जो ये रिंग स्ट्रक्चर है, इसी रिंग स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। जो दो एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, उनका रिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अपने को एक चीज़ समझ में आती है कि जो 6th नंबर पे होगा वो CH2H होगा। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 6 नंबर पे CH2OH तो सेम रहेगा, बाकी 1 2 3 4। ठीक है, जो कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है वो 1 नंबर पे हो रहा है। ठीक है, जो कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है वो 1 नंबर पे हो रहा है, तो अपन लोग एज सच बनाते हैं। सेकेंड नंबर पे OH और फोर्थ नंबर पे OH नीचे की साइड होता है, अपने को पता है। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड होता है, और यहाँ पर
थर्ड नंबर पर होता है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, अपने को ये सारी चीज़ें पता है। सेकंड नंबर पे जो कार्बन होगा वो फोर्थ नंबर पे होगा, राइट हैंड साइड पे OH होता है, वो थर्ड नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये चीज़ें अपने को पता है, ठीक है। उसके अपोजिट H होता है यहाँ पर, इसके अपोजिट H, इसके अपोजिट H, इसके अपोजिट H, ठीक है। 3 कन्फिग्रेशन पता है। जो कन्फिग्रेशन चेंज हो वो नंबर 1 के कार्बन पे चेंज हुआ है, तो राइट साइड पे OH होगा, तो लेफ्ट साइड पे OH होगा, ठीक है। या तो वो राइट साइड पे OH होगा या तो वो लेफ्ट साइड पे OH होगा, ठीक है। तो उसके अपोजिट साइड पे H हो जाएगा। जो चेंजेस हुए हैं वो इस कार्बन पे हुए हैं। ये नंबर 1 कार्बन है, ठीक है, नंबर 1, ये नंबर 2, देन नंबर 3, 4, 5, ठीक है, और ये नंबर 6, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आता है। तो यहाँ तो जब वो दोनों सेम साइड पे होते थे तो अपन लोगों ने उसका नाम दिया था अल्फा डी ग्लूकोज, और जब अपोजिट साइड पे होते थे तो अपन लोगों ने दिया था बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया इतना। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरेन से रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम रखा है पायरेनोज। सिंपल 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 चीजें, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते अपन लोग यहाँ पर। जो अगला स्ट्रक्चर है वो है अपना फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन, फॉर्मूला भी सेम ग्लूकोज के जैसा। ग्लूकोज और इसमें डिफरेंस कितना है कि ग्लूकोज अल्डिहाइडिक शुगर थी, अल्डोज था, और फ्रक्टोज जो होती है वो कीटोज होती है, ठीक है। फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर, ठीक है। ऊपर तो CH2OH रहेगा, सबसे लास्ट में CH2OH रहेगा, बाकी बीच में एस सच रहेंगे। तो जो थर्ड पोजीशन थी, जो नंबर 3 का कार्बन था, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, बाकी दोनों पे राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। ये चीज़ें सेम कंटिन्यूसली रहेगी। आज ना कंसेप्ट समझ में। सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा तो उसके दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, इसलिए वो सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। पहले वहाँ पर फर्स्ट नंबर पे था। सिंपल। मैं यहाँ पे वापस से अगेन नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इनके अपोजिट साइड्स एज होंगे। सिंपल। ये हो जाएगा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, जो कि एक कीटोज शुगर होती है। इसमें भी सेम कंसेप्ट होता है। 5th नंबर का कार्बन इस सेकेंड नंबर वाले से रिएक्ट करके रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अगेन वो रिंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, वो बनाएगा इस O से। 1, 2, 3, 4 और ये 5, लास्ट वाला CH2OH, लास्ट वाला CH2OH, और ये 5th कार्बन जाके रिएक्ट कर रहा है इससे इससे, वो बीच में बनेगा ऑक्सीजन एक, ठीक है। अगेन जब ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, एनोमेरिज्म शो करेगा। तो कैसे करेगा, अब क्या होगा, अगेन थर्ड नंबर पे OH सेम साइड पे रहेगा, यहाँ पर OH सेम साइड पे राइट साइड पे रहेगा, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे OH सेम साइड पे रहेगा, फोर्थ नंबर पे OH सेम साइड पे रहेगा, ठीक है। 5th वाले से तो एनोमेरिज्म सॉरी 5th और सेकंड के बीच में रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है अगर, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे CH2OH था, तो एक CH2OH राइट साइड पे आएगा, एक बार CH2OH लेफ्ट साइड पे रहेगा, और यहाँ पर अगेन H हो जाएगा, ठीक है। एक बार CH2OH सॉरी OH हो जाएगा यहाँ पर, OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका अपोजिट H होगा, ठीक है। तो यहाँ तो वो OH ग्रुप सेम साइड पे होंगे, यहाँ तो OH ग्रुप अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है। पहले अपन ने जब अपोजिट साइड था तो उसका नाम रखा था बीटा, ठीक है। सेम अपन लोग पहले यहाँ पर बात करते हैं, डी फ्रक्टोज होगा, ये भी डी फ्रक्टोज होगा, ये भी डी फ्रक्टोज है, ठीक है। फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, तो अपन लोग नेगेटिव लगा रहे हैं। 2 तरह के बनेंगे, अल्फा और बीटा। जब यहाँ पर दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड पे, तो पहले वहाँ पे नाम बीटा था, यहाँ पर अब अल्फा हो जाएगा और इसका नाम बीटा हो जाएगा। जब दोनों सेम साइड पे तो बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ठीक है अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सेम अपन लोग ग्लूकोज से पढ़ रहे हैं, बस अपोजिट चीज़ें पूरी अपोजिट हो जाएगी। वहाँ पर एल्डिहाइड था तो यहाँ पर कीटोन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, यहाँ पर लीवो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों सेम साइड पे थे तो वहाँ पर नाम रखा था अपन लोगों ने अल्फा, यहाँ पर नाम रखा दोनों सेम साइड पे तो उसका नाम रखा है बीटा,
ठीक है। जब वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो पायरेन से रिजेंबल खा रहा था, ठीक है, एक 6 मेंबर रिंग थी वो, यहाँ पर फ्यूरेन से करती है, वो एक 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। 5 मेंबर ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ कुछ ऐसा। तो इसका स्ट्रक्चर जो था वो फ्यूरेन से रिजेंबल कर रहा है, इसलिए अपन लोगों ने नाम रखा इसका, इस शुगर का नाम रखा है फ्रक्टोज, F4 फ्यूरेन। तो ध्यान रखना फ्यूरेनोज, ठीक है, इसीलिए अपन लोग इसको बोलते हैं फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है, फ्रक्टो फ्यूरेनोज, सिंपल। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 2 तरीके से बनेगा, एक अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और एक बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। एक चीज़ें कॉमन है, क्या, क्या चीज़ें कॉमन है, फर्स्ट एंड पे और लास्ट एंड पे CH2OH है, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पे CH2OH और लास्ट कार्बन पर CH2OH है, ठीक है। यहाँ पर भी वो CH2OH फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर है, ठीक है। यहाँ तो OH थर्ड पे तो अपोजिट साइड पे होता है हमेशा, फोर्थ पे, ठीक है। ये H यहाँ पर तो सेम साइड पे होगा, सेकेंड पे भी हमेशा सेम साइड पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर OH अपोजिट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपोजिट साइड पे होगा यहाँ पर, तो पहले जब अपोजिट साइड था तो वहाँ पे नाम उसका रखा था अपन लोगों ने क्या, अल्फा। सॉरी, जब पहले अपोजिट साइड पे था तो फ्रक्टो फ्यूरेनोज, और इसका नाम हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर है, सिर्फ ध्यान रखना, लॉजिकली ध्यान रखना, एक याद रख लेना, दूसरा उसका पूरा अपोजिट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो थर्ड एंड वाला, जो थर्ड नंबर वाला कार्बन होगा उसमें H होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, बाकी सब में राइट साइड पे होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग डायग्राम भी ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अपोजिट है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी के साथ जो आपका फ्रक्टोज वाला पोर्शन है वो भी खत्म होता है, ग्लूकोज वाला पोर्शन है वो भी खत्म होता है। अब अपन लोग आगे चलते हैं डाइसेकेराइड्स में, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या था आपका, डाइसेकेराइड्स। देखो अपने को समझ में आया, डाइसेकेराइड्स का मतलब होता है कि 2 उसमें यूनिट्स होगी, ठीक है, 2 कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स होगी, यानी वो 2 यूनिट्स में ब्रेक डाउन होगा जब भी उसका हाइड्रोलिसिस अपन लोग करवाएंगे। इसके एग्जाम्पल थे सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज, तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में अपन लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। अब देखो होता क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, सिंपल है, सबके सब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स है, ठीक है, सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी है, ठीक है, चाहे वो ओलिगोसेकेराइड हो चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो। तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा उसको अपन लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट हो, जो एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ेगा, अगर एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज दूसरे फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज दूसरे गैलेक्टोज से अगर जुड़ रहा है तो वो जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा उसको बोलेंगे अपन लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सबसे पहला जो अपन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो पढ़ेंगे अपन लोग सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का कंसेप्ट क्या है, सुक्रोज जो मिलके बना है वो मिलके बना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इससे अपने को ये समझ में आता है कि इसके बीच में जो लिंकेज है ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना होगा,
ये जो इसके बीच का बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, एक यूनिट दूसरी यूनिट से मिलकर जब बनेगी वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी। ठीक है, यहाँ का जो लिंकेज होता है वो C1C2 लिंकेज होता है। क्या होता है? C1C2 लिंकेज होता है। ध्यान रखना, सिर्फ अपन लोग ने जब सुक्रोज पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ वहीं पे C1C2 लिंकेज है, बाकी अपन लोग 1,4 लिंकेज ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल 1,4 लिंकेज, चाहे वो लेक्टोज हो, चाहे वो माल्टोज हो, चाहे अपन लोग स्टार्च वगैरह किसी में भी पढ़ेंगे तो 1,4 लिंकेज ही पढ़ेंगे। जनरली सिर्फ यहाँ पर होता है वो 1,2 लिंकेज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, C1C2 लिंकेज होता है, मतलब C1 कार्बन इसका और C2 कार्बन इसका है। ठीक है, इसीलिए C1C2 लिंकेज इसको बोलते हैं। ठीक है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, क्या इसकी यूनिट्स होती है? ध्यान रखना, अपने को पता है सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना, लेकिन कौन से ग्लूकोज और कौन से फ्रक्टोज से मिलकर? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है, इन्वर्ट शुगर वाला पोर्शन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना। इसके बाद जो अगला है वो है माल्टोज। ठीक है, जो माल्टोज होता है वो 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है। अपने को पता है कि माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, दो ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना है। अब ये जो दोनों ग्लूकोज होंगे ये होंगे आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच। ठीक है, कौन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच है? ये C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब इसका 1 और दूसरे का 4। ठीक है, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है आपका माल्टोज। C1C4 उसमें लिंकेज है, सिंपल। जो तीसरा डाइसेकेराइड अपने को पढ़ना है वो है लेक्टोज। ठीक है, लेक्टोज एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो आपका ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, इसके पहले सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूज होते हैं, यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज यूज हो रहा है। तो गैलेक्टोज, ठीक है, लेक्टोज में गैलेक्टोज होता है। ठीक है, गैलेक्टोज में पीछे लेक्टोज लिखा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि गैलेक्टोज लेक्टोज मैच कर रहा है। ठीक है, तो बीटा डी गैलेक्टोज, यहाँ से अपने को कितना इतना कंसेप्ट समझ में आया। और यहाँ पर भी जो लिंक होती है वो C1C4 लिंक है। ठीक है, और जो 1 2 3 4, तो ध्यान रखना जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यहाँ बाकी सब जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 नंबर पे, जनरली 4 नंबर पे राइट हैंड साइड पे ग्लूकोज होता था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, सिर्फ वो 4th नंबर के कार्बन पे डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोनों एपिमेरिज्म शो करते हैं, सिर्फ एक सिंगल कार्बन यूनिट पे जब चेंज आता है तो एपिमेरिज्म शो करते हैं, और जब एनोमेरिक कार्बन पे शो करते हैं तो उसको एनोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इतना कंसेप्ट है। C1C4 लिंकेज बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, अपन लोग आगे चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स पे। पॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं स्टार्च। स्टार्च बेसिकली एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, सबको पता है। ठीक है, प्लांट्स के फॉर्म में, प्लांट्स में स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में ग्लाइकोजन होता है जो कि स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, स्टोर्ड एनर्जी एज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, आपका ग्लूकोज जो होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके स्टोर होता है। जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो उसी ग्लाइकोजन के डिजोल्व से आपको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही स्टार्च वहाँ पर स्टोर होता है। कहाँ पे? प्लांट्स के अंदर। देखो, जो स्टार्च होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट होती है। ठीक है, स्टार्च मैंने बताया था आपको पहले कि होमोपोलीसेकेराइड होता है। ठीक है, होमोपोलीसेकेराइड है।
होमोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या, कि पूरी की पूरी स्टार्च, पूरा का पूरा स्टार्च आपका अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब जो स्टार्च होता है ये बेसिकली दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जो अमाइलोज होता है वो इसका 15 से 20% पोर्शन बनाता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो उसका 80 से 85% बनाता है। ठीक है, 80 से 85%, 15 से 20% अमाइलोज बनाता है और अमाइलोपेक्टिन बनाता है ये। ठीक है, ये वाटर इनसोल्युबल पार्ट हो गया, वाटर सोल्युबल पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो अमाइलोज होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, अमाइलोपेक्टिन बेसिकली प्रोटीन पार्ट हो जाता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पार्ट हो जाता है। अपन लोग अमाइलोज के बारे में बात करते हैं कि अमाइलोज बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। अब अमाइलोज की खासियत क्या है, देखो अमाइलोज को जब चेन का सिंथेसिस करना है, ठीक है, जब अमाइलोज को एक लंबी चेन बनानी है तो वो 1,4 लिंकेज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये बेसिकली इसको अल्फा लिंक लिखा है एनसीईआरटी में, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा लिंकेज बोल दिया उसको। ठीक है, 1,4 लिंकेज से वो चेन को लंबा करता है। ठीक है, यानी इलोंगेशन में इलोंगेशन में 1,4 लिंकेज है, और जब उसको ब्रांचिंग करनी होगी, ठीक है, ब्रांचिंग करने के लिए वो 1,6 लिंकेज का इस्तेमाल करेगा, यानी कि ये 1 और ये 6 के बीच में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बेसिकली। ठीक है, 2 यूनिट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स में। तो जब ब्रांचिंग बनाएगा तो ये 1,6 के बीच में, और जब चेन इलोंगेशन करेगा तो 1,4 के बीच में होगा। ठीक है, 1,4 और 1,6। तो इतना ध्यान रखना है स्टार्च के बारे में, सिर्फ अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन कौन सा किसका कितना परसेंटेज होता है ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट है वो अपन लोग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है बेसिकली वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज भी प्लांट्स में ही पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल वगैरह का सिंथेसिस करता है। ठीक है, एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है आपका सेल्यूलोज ही। ठीक है, उससे अपने को एक और चीज़ समझ में आती है सेल्यूलोज से, कि सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, जैसे ही स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है वैसे ही सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसमें भी सेम है, जो यहाँ पर अल्फा 1,4 लिंक था, ठीक है, जो वहाँ पर अल्फा 1,4 लिंकेज था, यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट्स के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज है। यहाँ पर कोई ब्रांचिंग वाला पोर्शन नहीं आता है, यानी कोई 1,6 लिंकेज नहीं, सिर्फ बीटा 1,4 लिंकेज पाए जाते हैं कुछ किसके अंदर, सेल्यूलोज के अंदर। ठीक है, और एट लास्ट आता है आपका ग्लाइकोजन, जो कि बेसिकली जिसको बोलते हैं हम लोग एनिमल स्टार्च। यानी एनिमल स्टार्च का मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स में बेसिकली जो स्टोरेज का सिंथेसिस स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन भी का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है स्टार्च के जैसा ही आपका, सिमिलर टू स्टार्च, बस यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ब्रांचिंग इज मोर। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा कंसेप्ट होता है। उसके अलावा ये फंजाई वगैरह और यीस्ट वगैरह में भी पाया जाता है, तो ध्यान रखना फंजाई यीस्ट वगैरह में भी पाया जा सकता है ग्लाइकोजन आपका। ठीक है, तो अपन लोगों ने जो मोनोसेक्राइड्स में पढ़ा है ग्लूकोज, लेक्टोज और माल्टोज के बारे में, सॉरी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, वो मोनोसेक्राइड्स में, जिसमें से अपन लोगों ने ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में पढ़ा है, पायरेनोज और फ्यूरेनोज के फॉर्म में। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, वैसे अपन लोगों ने आगे जो डाइसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स में 3 डाइसेक्राइड्स अपन लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, जो कि आपका सुक्रोज, कहाँ गया ये रहा, अपन लोगों ने पढ़ा है सुक्रोज, देन अपन लोगों ने पढ़ा है माल्टोज, देन अपन लोगों ने लैक्टोज पढ़ा है, कौन सी किसकी यूनिट्स के बीच में पाया जाता है, कौन किसके बीच में क्या क्या लिंकेज होता है, ध्यान रखना।
ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने पॉलीसेकेराइड्स एनसीईआरटी में बेसिकली 3 ही दिया हुआ है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। स्टार्च का जिसमें क्या क्या लिंकेजेस होते हैं, ठीक है, 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज ब्रांचिंग के काम में आता है। उसके बाद सेल्यूलोज में दिया है, सेल्यूलोज में बीटा लिंक होती है, यानी बीटा 1,4 लिंकेज होता है, बीटा 1,6 एब्सेंट होता है किसके अंदर, सेल्यूलोज के अंदर, यानी कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती है। और ग्लाइकोजन भी सिमिलर होता है स्टार्च के जैसा, बस वहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।